नमस्कार। देश की बात में पहले उत्तर प्रदेश की गर्माती चुनावी सियासत। बीजेपी ने यहां पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री इस महीने 4 बार यूपी का दौरा करने जा रहे हैं। इसी 16 को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। कल 19 को महोबा झांसी जा रहे हैं, कुछ कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। फिर 20 से 21 तारीख को लखनऊ में डीजीपीज आईजीपीज के अफसरों की कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेंगे। यानी 3 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया जा सकता है। यानी प्रधानमंत्री प्रचार का चेहरा रहेंगे, कोई और नहीं। साथ ही यूपी के ही सभी जिलों में दिसंबर के पहले हफ्ते के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें केंद्र राज्य के मंत्री हिस्सा लेंगे। दिल्ली में आज इस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बैठक चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी अब डट कर मैदान में उतर आए हैं। कल प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में महिलाओं से सीधा संवाद किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद किया गया। हालांकि प्रियंका गांधी ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी जन रैलियां करने और बीजेपी को सीधी टक्कर देती हुई दिख रही है। कल गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की बड़ी रैली हुई है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को सपा ने बीजेपी द्वारा उसके कामों का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। हालांकि अखिलेश यादव कह चुके हैं वे कुछ दलों के साथ विधानसभा चुनावों में गठबंधन करने जा रहे हैं, लेकिन साफ किया उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कि इसमें कांग्रेस शामिल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। शरद प्रधान जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और विनोद अग्निहोत्री दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आप ही से समझना चाहेंगे कि आज किस तरह से आप आंकलन कर रहे हैं। जिस तरह से, अगर मैं पहले बीजेपी की बात करूं, बीजेपी जिस तरह से प्रधानमंत्री का लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा हो रहा है, अमित शाह खुद पहुंच चुके हैं बनारस में, उन्होंने वहां पे तमाम जायजा लिया है, और आज दिल्ली में भी जो बैठक हो रही है, बीजेपी की ये कुछ घबराहट है या उसकी चुनावी मशीनरी जो हमेशा से सक्रिय रहती है, ये वो है? देखिए, चुनावी मशीनरी तो बीजेपी की तो कहा जाता है ना 24/7 चुनावी मोड में ही रहते हैं वो लोग, और वो शुरू से जब से आए तब से इसी मोड में रहते हैं। लेकिन इसमें जिस तरीके से आजकल हालात हैं, उससे बड़ा एविडेंट है कि घबराहट है, खलबली मची हुई है। उसमें कई कारण हैं। देखिए, कितना भी प्रधानमंत्री कहें कि क्या बढ़िया कोरोना मैनेजमेंट किया योगी आदित्यनाथ ने, उनको भी अंदर अंदर तो मालूम ही है, रियलिटी तो पता ही है कि किस तरह लाशें बही, और लाशें बही तो परंपरागत नहीं बही जैसा योगी आदित्यनाथ फैलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से लखीमपुर में जो इंसिडेंट हुआ और आज तक अजय मिश्रा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके लड़के को भी भरपूर कोशिश की गई। वो तो अगर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता तो अरेस्ट भी नहीं होता, वो सबको मालूम है। इस तरह के तमाम इंसिडेंट्स हैं जो लोग नहीं भूले हैं, चाहे वो उन्नाव रेप केस हो, चाहे वो हाथरस रेप केस हो, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी दोषियों को प्रोटेक्ट करने की। इसी तरीके से जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, उसकी वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी का पूरा वर्चस्व था, क्योंकि 2013 में जो दंगे हुए थे हिंदू मुसलमान के, वो करवा के बीजेपी ने सक्सीड कर लिया था कम्युनल डिवाइड करने में। और डिवाइड, जब भी कम्युनल डिवाइड होता है तो फायदा बीजेपी का होता है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने किया था, उसकी वजह से उन्हें बेफिक्री थी। अब वहां पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स और जाट्स फिर से रीयूनाइट कर गए, जो हमेशा से ट्रेडिशनली रहे एक साथ। तो अब उनको ये लगने लगा कि इसकी पूर्ति कहाँ से, भरपाई कहाँ से करी जाए। तो ईस्टर्न यूपी में दिखाने लगे कि साहब ईस्टर्न यूपी में भी बहुत सीटें मिली थी। 164 सीटों में से 117 सीटें बीजेपी को मिली थी पिछले असेंबली इलेक्शन में। लेकिन ये इनको सबको मालूम है, और आईबी वगैरह की रिपोर्ट्स तो इनके पास वैसे ही आ जाती होंगी कि अब वो मोदी के नाम पे वोट मिलता है। और मोदी का जो ग्राफ है, वो जो एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, समय के साथ हर एक के साथ अप्लाई करता है। तो फिक्र तो इनको है, लेकिन इनको एडवांटेज यही है कि अभी तक की जो ऑपोजिशन है वो इतना स्ट्रांग अभी तक नहीं बन दिख पा रहा है। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट है, जिस तरह
जी, आपने ये अहम बात कही कि जो विपक्ष है अभी तक, क्योंकि विपक्ष बहुत देरी से चुनाव में उतरा है। विनोद जी, आपके पास आने से पहले मैं सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल है उन्होंने क्या कहा है यूपी के चुनावों के संदर्भ में, आइए सुनाते। आपको लगता है कि किसान आंदोलन से वहां पर भी बीजेपी को नुकसान होने वाला है? सब जगह होगा। चौधरी चरण सिंह ये कहते थे कि दिल्ली का रास्ता खेत से होकर गुजरता है। अगर खेत और खेत वाला खुशहाल नहीं है तो आपकी कामयाबी नहीं होगी। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में नुकसान होने वाला है? सब जगह होने वाला है। और पार्लियामेंट में तो आप ढूंढे नहीं मिलेंगे। पार्लियामेंट में भी इसका नुकसान होगा अगर किसान आंदोलन? नुकसान नहीं होगा साहब, आप साफ हो जाएंगे। आपको लगता है अजय मिश्रा टेनी का मंत्री पद रहना चाहिए? एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए, खुद ही छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़े तो उनको जिन्होंने बनाया उनको हटा देना चाहिए। वो पूरी तरह इन्वॉल्व है। उससे पहले जो उसकी स्पीच है मिनिस्टर की, उसके बाद ही हटा देना चाहिए था उसको, जब उसने कहा कि होश में रहो मैं ठीक कर दूंगा। ये किसी मिनिस्टर की भाषा नहीं होती है। से जानना चाहूंगी कि अगर सत्यपाल मलिक जी जो तमाम सवाल उठाते रहे हैं बीजेपी पर, केंद्र पर, उनकी अगर ये राय भी है कि उत्तर प्रदेश में नुकसान होने वाला है और मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि एक ये ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं जो यूपी का आंकलन कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी का जब फोकस रहता है, जिस तरह से उन्होंने अपने मंत्री को बचाव किया है, जो भी बीजेपी की राजनीति रही हो सबके पीछे, अब क्या आपको लगता है बीजेपी की रणनीति अब आगे की क्या दिख रही है आपको? नहीं, देखिए, बीजेपी की रणनीति तो साफ है कि वो तो मोदी जी के चेहरे पर ही, मोदी जी के नाम पर ही फिर वोट मांगेगी। आप याद कीजिए, अभी लखनऊ अमित शाह जी गए थे और उन्होंने वहां पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर 2024 में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो योगी जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है। इसका मतलब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है ताकि मोदी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकें। तो जाहिर है वोट जो है बीजेपी जैसे 2017 में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मांगा था, वैसे ही मोदी जी के नाम पर ही मांगेगी। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है पश्चिम बंगाल के चुनावों के बाद ये नीतिगत निर्णय भी हुआ था कि अब किसी भी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को आगे नहीं रखा जाएगा, उनका चेहरा उस तरह से सामने नहीं लाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई है कि मोदी जी के अलावा कोई उनके पास दूसरा ट्रम्प कार्ड नहीं है, क्योंकि जो अभी शरद प्रधान जी ने जो विफलताएं गिनाई हैं वो इतनी भारी हैं कि उनको ही काट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा हथियार हैं। बिल्कुल, तो आपने ये बात कही कि जो कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के पास अब भी, इतने वर्षों के बाद भी, कि यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा ही इस्तेमाल किया जाएगा। शरद जी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी अब जाकर ये लोग लगातार सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन क्या इन्होंने देरी कर दी है सक्रिय होने में? नहीं, देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। तो देरी तो करी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अगर एक्टिव, ज्यादा एग्रेसिव हो जाएं तो ये जो देरी है वो कॉम्पेंसेट हो जाएगी। और जिस तरीके से कुछ जरा अभी थोड़ा हल्कापन भी लगता है अखिलेश यादव की बातों में, उससे ज्यादा प्रियंका एग्रेसिव है। प्रियंका जो है वो काफी जोरदार तरीके से कर रही है, लेकिन प्रियंका का हैंडीकैप है ये कि उनके पास पार्टी नहीं है, पार्टी का संगठन नहीं है। फिर भी वो जान फूंकने के पूरा प्रयास कर रही है। और आज की डेट में इतना तो कामयाबी उन्हें हासिल हो गई है कि कांग्रेस जिसकी कोई बात नहीं करता था, वो अब मानी जाती है कि वो भी एक प्लेयर है इस इलेक्शन के गेम में, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कांग्रेस के लिए। अब एक चीज और भी मैं ऑब्जर्व जो करता हूं कि प्रियंका चाहे कुछ भी, चाहे अखिलेश यादव कहें कि हम कोई उनसे साथ टाई अप नहीं कर रहे हैं और प्रियंका कहें हम भी अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है, चाहे वो अनरिटन अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे उनकी अपनी सूझबूझ हो, लेकिन प्रियंका एक जो बहुत इंटेलिजेंट काम कर रही है कि वो अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक में बिल्कुल दखल देने का प्रयास नहीं कर रही, जो अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी तो यही चाहती है कि कांग्रेस अगर आए तो मुस्लिम वोट में डेंट कर दे, जिससे अखिलेश कमजोर हो जाए और उनका फायदा हो जाए। क्योंकि मुस्लिम वोट को किसी तरह काटने के लिए बीजेपी ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। ओवैसी को छोड़ रखा है, सबको मालूम है कि ओवैसी बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी। बिल्कुल अंडरस्टेटेड। मायावती के लिए भी यही समझा जाता है, मायावती के लिए भी यही समझा जाता है। मायावती तो अभी लड़ाई में नजर ही नहीं आ रही है। मेरा ना उनको
उनका तो इंतजाम हो गया। देखिए उनके, मैं निधि अगर इफ यू गिव मी आधा मिनट तो मैं बता दूं, मायावती का गेम बड़ा सिंपल अब दिखता है कि उनको तो भाई खौफ जो है ईडी और सीबीआई का है, और जब आपके पास दौलत बेशुमार हो तो डरना पड़ता है ईडी से। तो उसमें लेकिन मायावती इसलिए खाली एम्फेसाइज कर रही हैं, दिखाने के लिए बीच बीच में प्रेस नोट्स इश्यू करती हैं, ट्वीट करती हैं, जिससे वो लगे कि वो भी मैदान में है, और उनके यहाँ पार्टी में रेट होता है टिकट का, बिल्कुल, तो उनका रेट अच्छा दाम मिल जाएगा। जी शरद जी, मैं अंत में विनोद जी आपसे संक्षेप में एक उत्तर ये चाह रही थी, जो अखिलेश भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और कांग्रेस कह चुकी है हम अकेले चुनाव में लड़ेंगे, ये क्या ठीक है? क्या इन दो विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए या अलग अलग ही चले तो बेहतर है? संक्षेप में। बिल्कुल इनको अलग अलग लड़ना चाहिए। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो दोनों पार्टियों को यह है कि उनको अपना बेस मजबूत करने का मौका मिलेगा, कांग्रेस को भी अपना बेस और अपना वोट जनाधार बढ़ाने का मौका मिलेगा, उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और जनता में मैसेज जाएगा कांग्रेस एक बड़ी प्लेयर है। दूसरी बात यह है कि ये जो एक नरेशन है ना कि दोनों एक साथ हो जाए तो बीजेपी के लिए को हराया जा सकता है, मैं उसका उल्टा सोचता हूं। अगर कांग्रेस और बीजेपी एसपी एक साथ हो गए तो इलेक्शन पूरा पोलराइज हो जाएगा। इसलिए बाइपोलर इलेक्शन हमेशा बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है। मल्टीपोलर इलेक्शन अगर होगा तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि खाली मुस्लिम वोट ही नहीं बढ़ता है। अगर मल्टीपोलर इलेक्शन में मुस्लिम वोट जहां बटेगा तो बटेगा, लेकिन जो हिंदू वोट है वो भी बचता है। क्योंकि कांग्रेस कहां पर डेंट कर रही है? कांग्रेस सवर्णों के बीच में, शहरी वोट में, वो बीजेपी का जो वोट है उसके बीच में कांग्रेस अपना जो है आधार बना रही है, जो शरद जी भी अभी कह रहे थे। और मुस्लिम तो टैक्टिकल वोटिंग करता है कि जहां जो जीत रहा है और जहां समाजवादी पार्टी का आधार नहीं है वहां कांग्रेस उसकी प्राथमिकता है, और जहां समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का आधार है वहां वो प्राथमिकता है। बीएसपी को मैं अंडरएस्टिमेट तो नहीं करूंगा कि कुछ पॉकेट्स हैं बीएसपी के, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां वो लड़ाई में रहेगी और वहां जो है लड़ाई जो है चतुष्कोणीय भी हो सकती है। तो ये भी एक देखने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इस चीज को लेकर के उलझन में है कि अगर बाइपोलर इलेक्शन ना होकर मल्टीपोलर हुआ तो 2012, 2007, 2002, 1996, 1993 सब में मल्टीपोलर इलेक्शन हुआ और बीजेपी को नुकसान हुआ, और 2017 में बाइपोलर होने से बीजेपी को फायदा हुआ। बिल्कुल तो विनोद जी, आपने जो आप दोनों ने जो इस परिस्थिति उत्तर प्रदेश की समझाई है, उसका आंकलन जो किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार दिलचस्प होती जा रही है उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसकी चुनावी रणनीति। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देश की बात में अगली खबर हमारे पास उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके से है और कुछ चुनाव से अलग खबर है ये। पहले लॉकडाउन के 18 महीने बाद सितंबर अक्टूबर में देश में स्कूली शिक्षा पर हुए एक प्रतिष्ठित सर्वे में खास बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बच्चे निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों की तरफ मुड़े हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 यानी एसर का सर्वे 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया और 7 से 16 साल के तकरीबन 75,000 बच्चों को इसमें शरीक किया गया है। उत्तर प्रदेश के दूर दराज के सोनभद्र जिले में फोटोग्राफर नंद कुमार गुप्ता ने कोरोना की वजह से बंद स्कूल जब 3 महीने पहले खुले तो चौथी और दूसरी में पढ़ने वाले अपने 2 बच्चों को एक जाने माने प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। गुप्ता जी कोरोना महामारी से पहले शादियों और दूसरे समारोहों में फोटोग्राफी करके तकरीबन 15,000 रुपए महीने कमाते थे, लेकिन महामारी ने उनकी रोजी रोटी पर असर डाला। लॉकडाउन के 18 महीने बाद हुए स्कूल एजुकेशन सर्वे में गुप्ता जी के अनुभव भी दिखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ता रुझान साफ दिखता है। 2018 में निजी स्कूलों में 6 से 14 साल के 32.5% बच्चे थे, जो 2021 में घटकर 24.4% रह गए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़े, लेकिन एक चिंता की बात है कि 2018 में 1.4% बच्चों के स्कूलों में नाम नहीं थे, जो 2020 में बढ़कर 4.6% हुए और अभी भी वही स्थिति बरकरार है। फीस के वजह से उन लोग ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। 10-12 हज़ार रुपये लोग फीस का डिमांड कर रहे थे कि जो बकाया है दीजिए। कोरोना काल की वजह से हम लोग का कमाई कम हो गया, आमदनी कम हो गया, इस वजह से हम लोग को यहाँ नाम लिखाना पड़ा। सोनभद्र के विंधमगंज के सरकारी स्कूल के शिक्षक कहते हैं, इस सेशन में दाखिले रिकॉर्ड संख्या में हो रहे हैं,
यही वजह है कि स्कूल को 2 पालियों में चलाना पड़ रहा है। पिछले सत्र से इस सत्र में हमारे यहाँ नामांकन 100 से 150 तक बढ़े हैं। पिछला नामांकन हम लोगों का 250-300 के लगभग था, लेकिन इस समय अभी 400 से ऊपर नामांकन हो गए हैं, जिसके वजह से हम लोग विद्यालय को 2 शिफ्ट में संचालित कर रहे हैं। अब कोरोना का कारण भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अपने स्कूल को व्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं। सारी सुविधाएं हम लोग प्राइवेट विद्यालयों से भी अच्छे दे रहे हैं, चाहे वह पढ़ाई की गुणवत्ता हो या खेलकूद के तरफ झुकाव हो या फिर स्कूल की व्यवस्था हो। इस सर्वे में एक और ज़रूरी बात आई है और एनडीटीवी ने इस पे काफ़ी रिपोर्ट भी किया है। करीबन 70% जो सर्वेड बच्चे थे वो ऐसे थे जिनके पास घर में मोबाइल फ़ोन तो था, लेकिन इसमें से सिर्फ 1/4 या 1 हिस्सा ऐसा था जो उस मोबाइल फ़ोन को शिक्षा के लिए यूज़ कर पा रहा था। ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि कोविड की वजह से हमारे शिक्षा प्रणाली में किस तरह के गैप्स आए हैं। सोनभद्र में प्रभात कुमार और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कश्मीर में जिस तरह से इसका सवाल उठ रहे हैं उस पर पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती अपनी बात सामने रखेंगे और साथ ही ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि बच्चों को छूना पॉक्सो के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्किन से स्किन का संपर्क जरूरी नहीं। तो देश की बात में कश्मीर से खबर है। हैदरपोरा में हुए मुठभेड़ की मैजिस्ट्रेट जांच होगी। जम्मू कश्मीर के एलजी ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं और इस बीच मारे गए दोनों कारोबारियों के शव लेने के लिए उनके परिवार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता वो यहाँ पर इन प्रदर्शनकारियों के साथ बैठे हुए हैं और मुझे बताया जा रहा है महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। महबूबा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो इस समय वहां पर स्थिति है और हैदरपुरा के मामले को लेकर अब मैजिस्ट्रेट जांच होगी, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए ये तो मैजिस्ट्रेट जांच के बाद क्या होगा कि अभी पिछले 1 महीने में तकरीबन अभी तक 5-6 सिविलियन इसी तरह मारे गए हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की गोलियों से, और इस जम्मू कश्मीर को जहन्नम बना दिया है इन्होंने। खासकर जब से हमारे कश्मीरी पंडित जब से टारगेट किलिंग्स मिलिटेंट्स ने शुरू की है, उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का काम करने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस हो गया है। वो ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, जो मिलता है उसको गोली मार देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की ये बात है, इनको मारने के बाद बोलते हैं ये OGWs थे, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं होती। ऐसी कोई, एक तो डॉक्टर था, दूसरा बेचारा बिजनेसमैन था, तीसरा मजदूर था। अब हमारे मुल्क की हालत ये हो गई है, इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क की, कि लाशों के लिए जो घर वाले हैं इनके, इन लोगों के जिनके ये लोग मारे गए, घर वाले भीख मांग रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ नहीं चाहिए, हमें कोई इंक्वायरी नहीं चाहिए, हमें अपनी लोगों की लाशें वापस दे दो ताकि हम उनका बेरियल करें अपने हिसाब के साथ, उनका चेहरा देख लें, उनका दीदार कर लें। तो अब खुद ही बताइए आपकी इसमें तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कुछ भी कहने के लिए। जी महबूबा जी, आप हमारे साथ जुड़िए और अपने बात रखिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकल कर आएगा। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, बच्चों की बात करते हैं। बच्चों को छूना पॉक्सो के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि पॉक्सो के तहत यौन अपराध के लिए स्किन टू स्किन
संपर्क जरूरी है। बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ बने पॉक्सो कानून को सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या ने कुछ और ताकत दी है। इससे उत्पीड़कों के बचाव का एक रास्ता बंद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने कहा है कि बच्चों के साथ यौन अपराधों के लिए स्किन टू स्किन संपर्क जरूरी नहीं है। इसके बिना भी बच्चों के यौन अंगों को छूना यौन अपराध है। यौन इरादे से बच्चों के यौन अंगों को छूना ही पॉक्सो के तहत अपराध के लिए काफी है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि एक नाबालिग के तन को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना छूना पॉक्सो के तहत अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दोषी को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा, पॉक्सो का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। ऐसी संकीर्ण व्याख्या हानिकारक होगी। यह व्याख्या बेतुकी है और विधायी इरादे के खिलाफ है। दोषी को 3 साल की सजा भी सुनाई गई। खास बात यह है कि यह दूसरा मामला था जब हाईकोर्ट के फैसले से आहत अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हों। उन्होंने कहा था कि ऐसे तो कोई भी दस्ताने पहनकर बच्चों का यौन उत्पीड़न करेगा और बच निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से साफ कर दिया है कि वो बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में कोई भी नरमी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। नई दिल्ली से सुधीश कुमार राम के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला अस्पताल में नवजात बच्चे का शव, दर बदर भारी कोताही। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने से 4 बच्चों की मौत के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि अशोकनगर जिला अस्पताल में एक नवजात बच्चे का शव कुत्ता अपने मुंह में दबाकर घूमता रहा। सरकार अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है, लेकिन ऐसी तस्वीरें खुद बता रही हैं कि हालात क्या है। माँ बाप नाम रखते उससे पहले ही मौत हो गई। मिट्टी में दफन होता, लेकिन उससे पहले कुत्ते ने शव को निवाला समझ लिया। अशोकनगर जिला अस्पताल में जिसने ये तस्वीर देखी सिहर गया। किसी तरह सफाई कर्मी ने शव को छुड़ाया। 2 साल में ऐसी चौथी घटना थी। क्या देखा था आपने? अरे वो कुत्ता लेके जा रहा था भैया बच्चे को। कैसे आपको कैसे पता चला? अरे ऊपर एक मरीज गया था। हाँ, इनसे देख लिया। क्या बताया मरीज ने? कि वो कुत्ता बच्चा लेके घूम रहा है। कहाँ पे? ड्रामा सेंटर से बोला था। सुबह कोई कुत्ता किसी नवजात शिशु की आधी खाई डेड बॉडी लेके घूम रहा था। जब वो एंटर हुआ तो कर्मचारियों द्वारा देखा गया और मेरे को बुलाया गया, तो वो हम लोगों ने सुरक्षित यहाँ पे रख दिया है पोस्टमार्टम हाउस में और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। घर वाले डेड बॉडीज़ का जो नवजात होते हैं इनका डिस्पोजेबल ठीक ढंग से नहीं करते हैं। इन लोग को जाके गड्ढा खोद के सुनिश्चित करना चाहिए कि जानवर इनको ना खोद पाएँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल्दबाजी में कहीं पे घूरे पे पटक के चले जाते हैं, तो ये इसका ही संभावना लग रही है, क्योंकि इस बच्चे को भी मिट्टी में नहीं दबाया गया था और मिट्टी में दबाया गया होता तो मिट्टी लगी होती। ऐसा लग रहा है कि घर वालों ने इसका दाह संस्कार अच्छी तरह नहीं किया है। अस्पताल करे भी तो क्या, खुद बीमार है। गंदगी का आलम है। रोज 300 से 400 मरीज आते हैं, 200 बिस्तर हैं। डॉक्टरों के 24 पद स्वीकृत हैं, 4 भरे हैं, 20 खाली हैं। वार्ड बॉय, टेक्नीशियन जैसे 49 पद स्वीकृत हैं, सिर्फ 18 भरे हैं, 31 खाली हैं। 1.5 हफ्ते पहले ही भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल की आग से सरकार ने आग खोलने की बात कही थी, लेकिन नींद जरा लंबी है। जागते तो देख पाते कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अधीन डॉक्टरों के 8,904 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 4,815 भरे हैं, जबकि 4,050 खाली हैं। 16,000 नर्सिंग स्टाफ की कमी है। देश में अभी 11,082 लोगों पर औसतन एक सरकारी डॉक्टर है। वहीं मध्य प्रदेश में 16,996 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO के मुताबिक 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 432 डॉक्टरों की पोस्टिंग की,
लेकिन आलम यह है कि एक महीने बाद भी 130 डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग नहीं दी है। कुछ दिनों पहले एसआरएस के आंकड़े आए जिन्होंने बताया कि कैसे शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश की हालत सूडान से भी बदतर है। कैसे 1000 में से 46 नवजातों की मौत हो जाती है। देश भर में यह औसत 30 का है। और जो जन्म लेकर एक दिन के लिए भी दुनिया में आते हैं उनकी भी हालत आपने देख ली। फिर लगा सत्ता और प्रतिपक्ष से सवाल पूछने की रस्म अदायगी भी कर लें। फिर मन ने ही सोचा कि सवाल किससे, उस पार्टी से जो 17 सालों से सत्ता में है बावजूद इसके हालात नहीं बदले, या उस विपक्ष से जो सिर्फ कैमरे या सोशल मीडिया पर ही सरकार की जवाबदेही तय कर पा रही है, या उस सरकार से जिसने लंबे वक्त से महिला बाल विकास मंत्री तक की नियुक्ति नहीं की है, या उस स्वास्थ्य मंत्री से जो हर वक्त अपनी जिम्मेदारी से भागते ही दिखते हैं। अशोकनगर से स्वदेश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अगर आपको दिल्ली से जुड़ी हुई खबर बता दें, दिल्ली में बिना वैध पीयूसी यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के दिल्ली में पेट्रोल पंप पर अगर आप गए तो 10,000 रुपए तक का चालान होगा। दरअसल केंद्र के तहत आने वाले आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली के तहत आने वाले पेट्रोल पंप में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली NCR में वाहनों का पीयूसी यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक करने के लिए पेट्रोल पंपों पर अभियान चलाया जाए। इसके बाद वाहन विभाग ने दिल्ली के सभी 400 पेट्रोल पंप पर ही चालान काटने के लिए टीमें तैनात कर दी हैं। तो इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।